हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पार्टनर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट वैदिक एज। अब बेसिकली इस एज में क्या हुआ था कि जो आर्कियोलॉजिकल और जो लिटरेचर के जो सोर्सेस थे, इसके माध्यम से हम लोगों ने डिसाइड करा कि ये एज को कनेक्ट किया गया है ऋग्वेदिक काल से। अब समझो बात है कि भाई कहीं पे हमको कोई पुख्ता ऐसी इसकी जानकारी नहीं मिली है, कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है कि जिसके बारे में जिसको पढ़ के हम पूरी तरह से पोस्ट वैदिक एज को बता पाए। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि जो बाकी के बचे हुए 3 वेद थे वो इसी समय में लिखे गए थे। जो अभ्यारक है और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इस वीडियो में देखने वाली वो इसी समय लिखी गई थी। बट बेसिकली इसको हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे ऋग्वेदिक काल से। वो हम कनेक्ट कर पाए इनके बर्तनों के प्रयोगों को देख के। हम बेसिकली कह पाए कि ऋग्वेदिक काल के बाद का ये पीरियड हमारा होने वाला है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो यहाँ पे हमको लिटरेचर के सोर्सेज मिले हुए हैं, इन्होंने भी हमको काफी हद तक बताया कि हाँ भाई ऋग्वेदिक काल के बाद इस समय अंतराल को पढ़ा जाता है। तो बहुत समय का डिफरेंस है, लगभग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें यहाँ पे ये सब चीजें हमको देखने को मिलता है। और जो आयरन की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये दोनों चीजें भी हमको इसी समय देखने को मिलती है। लोहे की खोज भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचरी सोर्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास, वो है हमारे पास चित्रित धूसर म्रांड, इसको आप कहते हो पेंटेड ग्रे वेयर्स, है ना, PGW। अब ये PGW जो है ना, इसके लगभग 750 प्लेसेस हैं। अबे बेसिकली है क्या, ये बेसिकली बर्तन है जिनका प्रयोग उस समय के जो नगर निवासी जो लोग रहते थे उनका प्रयोग किया करते थे। तो 750 प्लेसेस के बारे में पता चला है जहां पे ये पाए गए हैं। 30 को डिस्कवर किया गया, 30 में खुदाई करी गई है, उसके अलावा खुदाई नहीं करी गई। और ऐसे ब्लैक कलर के बर्तन पाए गए हैं जिसको नाम दिया गया है NBPW, नॉर्दर्न बेक ब्लैक पॉलिश वेयर्स, इस नाम से। और इस समय के लोग जो थे ना, वो बेसिकली आयरन का यूज जो है करने लगे थे। अब आयरन का प्रयोग बेसिकली शुरू में स्टार्ट में एक एज अ वेपन होने लगा था, लेकिन बाद में आयरन का प्रयोग कृषि के उपकरणों के लिए किया जाने लगा। जब कृषि के लिए आयरन का उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा तो उसके बाद कृषि में एकदम से रिवॉल्यूशन देखने को मिला हमको कि भाई जो चीजें आप लकड़ी के औजारों से कर रहे थे, आप उनकी जगह में आप लोहे के औजार लेके आ गए हो, तो आप फार्मिंग और बेटर तरीके से और बेटर वे में आप फार्मिंग कर पा रहे हो, है ना। और जब आप यजुर्वेद को पढ़ते हो तो यजुर्वेद में कहीं ना कहीं आयरन को कनेक्ट किया गया है श्याम अयस्क के नाम से। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसकी देख सकते हो यहाँ पे। अब जिसके बारे में बात कर रहा था पेंटेड ग्रे वेयर्स के बारे में, तो पेंटेड ग्रे वेयर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप इनकी यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हो। अब देखो ASI ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। ASI ने ऐसे और भी 30 अलग अलग जगहों से बहुत सारे ऐसे पेंटेड ग्रे वेयर्स PGW जिसको आप कहते हो ये डिस्कवर किए हुए हैं। तो अब बेसिकली आप यहाँ पे समझो ये है क्या। ये जो है ना, इस संस्कृति के प्रमुख प्रयोग होने वाले बर्तन और कटोरे हैं जिनका प्रयोग उस समय के लोग अमूमन किया करते थे खाना खाने के लिए, खाना परोसने के लिए, है ना। ये सब चीजें हैं। तो पंजाब के रोपड़ जिले में एक लोटा भी यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लो, घर में आप बेसिकली लोटा यूज करते हो, तो उस समय ASI को जब लोटा प्राप्त हो गया तो उन लोगों ने कितना बड़ा इसका अनुमान लगा लिया कि उस समय कि लोग थोड़े बड़े आकार के बर्तन, है ना, और इन सब चीजों का प्रयोग किया करते होंगे। लोटे का प्रयोग किया जाने का मतलब ये होता है कि लोग पानी को स्टोर करके रख सकते थे, मेज पे खाने को परोस सकते थे, कि जो उनके घर जो धनी वर्ग के लोग अगर घर में आ रहे हैं, धनी वर्ग के लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहे हैं ये बर्तन, लोटे, ये सभी सारी चीजें, बड़े आकार के बर्तन, मेज। और इसका ये जो कलर है, ये कलर इस तरह से क्यों पड़ा, तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे बर्तनों को गर्म किया जाता था। फिर एकदम से 600 डिग्री से, अब भाई उसमें कोई भट्टी तो हुआ नहीं करती थी कि आप भाई भट्टी में किसी बर्तन को डाल दोगे और टेम्परेचर सेट कर दोगे, ऐसा तो होता नहीं था। तो उसमें क्या होता था, 600 डिग्री सेल्सियस पे आपने किसी बर्तन को सेट कर दिया कि भाई वो पकना चाहिए। अब धीरे 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 तापमान कम होता था, तापमान 0 डिग्री के आसपास हो जाता था, यह तापमान कम हो जाता था। तो इस तरह से इनका कलर जो पड़ता था वो ग्रे कलर पड़ जाता था, या आप राख कलर का कह सकते हो, राख कलर का ये हो जाता था। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है पेंटेड ग्रे वेयर्स करके। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। ये मैप पे वो जगह है जहां 750 जगह, अब पूरी तो यहाँ पे लोकेट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पे है इंपॉर्टेंट जहां पे ये डिस्कवरी करी गई है ASI के द्वारा। तो आप ये देख सकते हो कि ये सारा का सारा हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, जो गंगा की प्लेटें हैं,
और जो सप्त सैंधव वाला हमारा एरिया है, ये सप्त सैंधव वाला एरिया ये इस साइड रहा। ये जो हमारा दिल्ली उसके आसपास का जो इलाका है, जो यूपी वाला इलाका है, पूर्वी यूपी वाला इलाका, हरियाणा, इस इलाके में बेसिकली ये काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि गंगा के आसपास के उपजाऊ मैदानों में लोगों ने खेती करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, लोहे के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, और बेसिकली छोटे छोटे जो कस्बे हुआ करते थे, जो लोग छोटे छोटे गांवों में रहा करते थे, वो मिलके एक पूरा जनपद बनाने लगे थे यहाँ पे। और जो NBPW इसके बारे में हम बात कर रहे थे, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, तो इस तरह से कुछ दिखते हैं ब्लैक कलर के, और ये पॉलिश्ड थे, मतलब कि इनके ऊपर नक्काशी काफी अच्छे से करी गई थी, इसलिए इसको पॉलिश्ड नाम यहाँ पे दिया गया है। भाई पॉलिश्ड आप किसी भी चीज को कब करोगे, आप पॉलिश कब करते हो, जब आपको उस चीज को और ज्यादा सजारना है, निखारना है, उसके बाद आप उसको पॉलिश्ड करोगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ये तो सेम ही लिख दिया मैंने पिछले वाले का। अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट साइट्स आपको यहाँ पे देखना है। जो NBPW जो जिस तरह के बर्तन थे ना ब्लैक कलर के, उनका प्रयोग पूरे के पूरे टेक्टोनिक पे दिखता है हमको। हिंदू के जो प्लेट्स है पूरे की पूरी जगह हमको यहाँ पे दिखता है, पूरे भारत में, यहाँ तक कि दक्षिण के कुछ इलाकों में, इस तरह पश्चिम के इलाकों में, पूर्वी इलाकों में, और खास तौर पे जो इनका मेन जो ब्रांच था ना, वो मध्य प्रदेश वाला ये जो एरिया ये था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, है ना, और हमारा उत्तर भारत वाला कुछ इलाका हो गया। मेन ये सारे के सारे इलाके इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका मध्य भारत वाला एरिया आज का था, और वहां पे जाके बहुत सारे एम्पायर्स वगैरह अब यहाँ पे ग्रो करने वाले थे, क्योंकि इसका समय काल आप देख सकते हो 700 से 200 ईसा पूर्व, और इसी समय एक बहुत बड़े साम्राज्य का गठन होता। अभी इतना बड़ा मैप यहाँ पे क्यों दिखाया गया है आप एज्यूम कर सकते हो, वो इसीलिए कर सकते हो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण यहाँ इस समय के बीच में कर लिया था, इसलिए भारत को इतना बड़ा मैप दिखाया गया। इसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान भी कवर्ड अप है ना, ईरान का भी बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे कवर अप है, अफगानिस्तान कवर्ड अप है, तो बहुत बड़ा अखंड भारत यहाँ पे ये पूरा कवर अप है, हो जाता है यहाँ पे। साहित्यिक स्रोत के बारे में ना वीडियो के अंत में ही हम बात करेंगे, या इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेसिकली वैदिक के बारे में जब आपको वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा तो ये सब चीजें वहां पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके साहित्यिक स्रोत है ना, उसमें क्या आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बेसिकली इनके अलावा हम लोग को कुछ पता नहीं है जिसके आधार पे हम भारतीय इतिहास को व्यक्त कर सके। भाई कहीं से बर्तन कुछ मिल गए, कहीं से मिट्टी के कुछ बर्तन मिल गए, तो उसके आधार पे आप इतिहास को थोड़ी ना कंक्लूड कर सकते हो, उसके आधार पे थोड़ी ना आप बता सकते हो कि उसमें के लोग ऐसे रहा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 वेद ही है जिनमें काफी कुछ बातें बताई गई है। फिर उपनिषद है हमारे पास, है ना, और जो है ब्राह्मणक है, आरण्यक है ना, और बहुत सारी और भी कुछ चीज है। जैसा कि हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि भाई उसमें जो जाति होती, जो कास्ट सिस्टम होता था ना, ये वर्ण व्यवस्था पे जातिगत ना होके, मतलब कि वंशानुगत ना होके, वो होती थी काम आधारित। अगर आपको रथ बनाना अच्छा लगता है तो रथकार बन जाओ, आपको बड़ेगिरी करना अच्छा लगता है तो बड़ेगिरी कर लो, है ना, इस तरह की चीजें थी। आपको अगर बाल काटना अच्छा लगता है तो आप बाल काट लो, फिर आप नाई कहलाओगे। तो इस तरह का कास्ट सिस्टम हुआ करता था स्टार्टिंग के वैदिक पीरियडों में। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, कास्ट सिस्टम थोड़ा सा भेदभाव वाला विकास होने लगा। अभी भेदभाव का विकास कैसा होने लगा आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। लेकिन इस सिस्टम की जो सोशल सिस्टम था हमारा वैदिक पीरियड का, पोस्ट वैदिक पीरियड का, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम, जो हमको हमारे देश में आज भी देखने को मिलने वाला है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको समझना क्या है कि भाई कास्ट सिस्टम उस समय हल्का फुल्का हमको देखने को मिला था, है ना। मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बताऊंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। और दूसरी बात, अब यहाँ के लोग जो है ना आपस में व्यापार करने लगे थे, आदिवासियों के साथ संपर्क रखने लगे थे ये लोग, और उनके साथ भी व्यापार करने लगे थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और एक स्टेबल लाइफ जो होती है, स्टेबल लाइफ मतलब ये है कि भाई पहले क्या होता था कि आपने आर्यों के बारे में जब वैदिक पीरियड में स्टार्टिंग पढ़ा तो आपको पता है कि आर्य चरवाहे थे, मुख्य रूप से बकरी वकरी चराते थे, एक जगह दूसरे के पलायन करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक स्टेबल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, जो छोटे छोटे ग्राम थे मिलकर जनपद बनने लगे थे आपस में। और यहाँ से क्लीन ब्लड की एक थ्योरी सामने आती है, और कास्ट सिस्टम की एक थ्योरी हमारे पास जो है थ्योरी हमारे पास सामने आ जाती है कि भाई क्लीन ब्लड के लोग एक ग्रुप में रहेंगे, एक कास्ट के लोग एक ग्रुप में रहेंगे। तो इस तरह से कास्ट के और क्लीन ब्लड जो होता है, क्लीन ब्लड मतलब जो अपर कास्ट होती है, मतलब ब्राह्मण के लड़के की शादी ब्राह्मण की बेटी से ही होना चाहिए, तो वो होता है क्लीन ब्लड, है ना, ऐसा है। तो क्लीन ब्लड के लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, वो ग्रुप में रहने लगे। और इंक्रीज जो रिलीजियस एक्टिविटीज जो थी, है ना, जो यज्ञ होते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, इनमें एकदम से बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। तो यज्ञ कौन कराएगा भाई, यज्ञ कराएगा पंडित।
तो पंडित जब यज्ञों के कराने लगा, रिलीजियस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, तो पंडितों का प्रभाव जो है, ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब ब्राह्मणों का जब प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा तो उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो थी क्षत्रियों के पास। तो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने आपस में ऐसी रजामंजूरी बनाई कि भाई दोनों के बीच परस्पर सहयोग बना रहना चाहिए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय उस समय के दोनों अपर वर्ग कहलाने लगे, दोनों सबसे टॉप ऑफ द लीड के जैसा व्यवहार करने लगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी जो स्थिति थी ना, वो थी वैश्यों की स्थिति। सबसे ज्यादा बुरी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, क्योंकि भाई वैश्यों को, वैश्य मतलब होता है जो बेसिकली व्यापार करते हैं, उन लोगों को वैश्य यहाँ पे नाम दिया है। जितना भी प्रोडक्शन वर्क होता था, जितना भी कृषि फार्मिंग वाला वर्क होता था, वो सारा का सारा वैश्य वर्ग किया करता था। जितना भी पशुपालन था वो सारा वैश्य वर्ग किया करता था, और केवल वैश्य वर्ग ही टैक्स पेयर हुआ करता था। मतलब केवल ये वर्ग था जो टैक्स उस समय चुकाया करता था। तो आपको इसके बाद से देखने को मिलेगा बेसिकली कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, यहाँ पे बहुत सारे वैश्य लोग जुड़ने लगेंगे। इसलिए आपको कभी भी दिखता होगा कि जो जैन धर्म के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो इतनी तेजी से फैले पूरी दुनिया में। वो इसीलिए फैले क्योंकि इस समय जो हमारा इंडिया का सोशल सिस्टम था वो काफी ज्यादा जो है क्रूअल होने लगा था, बेसिकली लेके कास्ट सिस्टम को लेके। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि सभी कास्ट अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कर सकती थी। अगर आपको ये उपनयन संस्कार याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। हमारे हिंदू संस्कृति में क्या होता है, 12 संस्कार होते हैं। इन 12 संस्कारों में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। जो ब्राह्मण का बच्चा रहता है, बच्चा है बच्ची, उसकी 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता है। इसको जनेयू धारण करना भी आप कहते हो। क्षत्रिय के बच्चे की 11 वर्ष में कराते हैं, और जो वैश्य वर्ग होता है वो 12 वर्ष की आयु में अपने बच्चियों का जनेऊ धारण कराता है। बड़ा पवित्र माना जाता है हिंदू संस्कृति में, इसको कराना अनिवार्य होता है, और इसको नहीं करवाते हो अगर आप तो बड़ा ही अपमानजनक नजरों से आपको देखा जाता है। तो जनेऊ संस्कार करना बहुत ज्यादा उस समय इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि भाई नया नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, धार्मिक अनुष्ठान उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। लेकिन जो शूद्र वर्ग था, जो सबसे निचला वर्ग था, उसको जनेऊ संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ पे उसको वेद पढ़ने से भी वंचित कर दिया गया था। यहाँ पे तो शूद्रों में कहीं ना कहीं पे ना बहुत ज्यादा भय की भावना उत्पन्न हो गई थी, और यहां से आपको देखने को मिलेगा जब भाई उनको वेद पढ़ने नहीं दिए जा रहे, उनको लिटरेचर का कुछ बात नहीं बोली जा रही, तो एक डिवाइड लाइन देखने को मिलती है हमको इन 3 अपर कास्टों में और शूद्रों के बीच में। यहाँ पे क्लियरली एक हमको डिवाइड लाइन देखने को मिलती है, और यहीं से पावर में आता है क्या, अनटचेबिलिटी, कि शूद्रों को आप अछूत मान लो, उनको कहीं पे आने मत दो। और यहाँ पे जो घर के मुखिया होता है, जो फादर होता है, इसकी पावर में काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। जो घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र, इसकी पावर काफी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसकी बात पूरे घर में सुनी जाने लगेगी। और जैसे कि ऋग्वेदिक काल में आपने पढ़ा था कि गर्ल्स को काफी ज्यादा मोटिवेट किया जाता था कि आप वेद पढ़ो, आप जो है विदुषी बनो। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे गर्ल्स की पावर एक तरफ से डिक्रीज हो गई थी, उनको पिता की संपत्ति में जो है हिस्सा भी नहीं दिया जाने लगा था यहाँ पे, और एक तरह का क्लेन सिस्टम यहाँ पे आ चुका था। मतलब जो राजशाही आप कहते हो, जो क्लेन सिस्टम आप कहते हो, वो यहाँ पे बेसिकली आपको अपीयर होने लगा था कि भाई अब भूमि का स्वामी उसमें राजा कहलाने लगा था। अब राजा का बेटा ही उस समय राजकुमार कहला के अगला राजा वही बनता। तो इस तरह का एक वंशानुगत क्लेन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो आश्रम सिस्टम है, ये भी यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। आश्रम सिस्टम को मैं आपको अगली वीडियो में काफी डिटेल में बताने वाला हूँ, पर बेसिकली यहाँ पे पोस्ट वैदिक पीरियड में 3 प्रकार के आश्रम शुरू में एस्टेब्लिश किए गए थे। चौथा आश्रम जो था वो बाद में यहाँ पे जोड़ा गया था। सोशल सिस्टम में अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। तो जो कास्ट सिस्टम था, जो क्लीन ब्लड लाइन थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये काफी ज्यादा आपस में कोलैबोरेट करके रहने से बचने लगेंगे। इनमें डिवाइड लाइन खींचने लगेगी। काफी ज्यादा जो परेशान था इस समय वो शूद्र वर्ग था, इसको काफी ज्यादा वंचित तरीके से देखा जाता था। वैश्य वर्ग भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा परेशानी था, क्योंकि भी उसको टैक्स देना पड़ता था, और सारा बेसिकली प्रोडक्शन का काम फार्मिंग वैश्य वर्ग ही किया करता था। क्षत्रिय वर्ग का बेसिकली मेन काम था एडमिनिस्ट्रेशन था, हाथ में तलवार पकड़ना था, लड़ाइया वड़ाइया करना था। ब्राह्मण वर्ग सबसे ज्यादा सुखी वर्ग था इस समय, क्योंकि भाई इसको तो दान में अच्छा खासा पैसा मिल जाता था और गाय मिल जाती थी। उस समय मुद्रा तो खासा उतनी प्रचलन में नहीं थी, लेकिन हाँ, इसको जो है गाय दान में देने की प्रथा बहुत चलने लगी थी कि आपके घर में अगर आपकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपको अगर उनका अंतिम संस्कार करवाना है तो आपको ब्राह्मण को गाय दान में देना पड़ेगा। तो इस तरह की जटिल आपको हिंदू का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कट्टरपंथी भावना जो कह सकते हो आप, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
ये इंपॉर्टेंस ऑफ यज्ञ, तो ये बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने बात करी कि यज्ञ वज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, इन सब चीजों को काफी ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो अब कास्ट सिस्टम था वो बेसिकली आप कह सकते हो, पूरी तरह से आप कह सकते हो कि बर्थ बेस हो चुका था आपका कास्ट सिस्टम, कि अगर आप किसी नाई के यहाँ पैदा होते हो तो आपको बाल ही काटना पड़ेगा, अगर आप किसी मोची के यहाँ पैदा होते हो तो आपको जूते चप्पल ही साफ करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब बेसिकली उसमें जूते चप्पल पहने जाते थे कि नहीं जाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज से अंदाजा लगाना है कि जो वंशानुगत चीजें हैं, तो वंशानुगत चीजें यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गई होगी। और जो रिलीजियस कैटेगरीज होती है इनका यहाँ पे राइज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि भाई जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, इन सब चीजों का आपको यहाँ पे राइज काफी तेजी से देखने को मिलेगा। व्यवसाय यहाँ से वंशानुगत होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, कि भाई लोग अछूत में बिलीव कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं यहाँ पे। और फीमेल की जो पावर थी उस समय, कि भाई जो उनको पैतृक संपत्ति उस समय प्रोवाइड कराई जाती थी, है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको आप कह सकते हो, तो उसमें उस पिता की संपत्ति देने का उसका अधिकार छीन लिया गया था। इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, देखो स्टार्टिंग पोस्ट वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब क्योंकि उसमें लोहे की खोज हुई थी, प्रारंभ इन लोगों ने हथियारी बनाए थे। भाई कोई व्यक्ति प्रारंभ में हथियारी बनाता है, फिर उन्होंने बाद में कृषि कार्य में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाने लगा ना, तो वो एकदम से उसने रिवॉल्यूशन ला दिया, एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से। जो है आयरन रिवॉल्यूशन ने, लोहे का महत्व इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो गंगा की जो प्लेटें थी वो पूरी की तरह से जो है फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट बन गई। जो गंगा का उपजाऊ मैदान था वहां पे बहुत तेजी से फार्मिंग होने लगी। छोटे छोटे जो नगर ग्राम थे वहां पे क्रॉप इतना ज्यादा होने लगा कि लोग बाग पूरे पूरे जनपद बना के रहने लगे। आप इस तरह से इसका अंदाजा लगा सकते हो। अब बेसिकली इस समय के लोगों ने पशु पालना वालना सब छोड़ दिया था। वो लोग बेसिकली पूरी तरह से रिप्लेस कर चुके थे उसको एग्रीकल्चर से, और अर्थव्यवस्था का एक मुख्य व्यवसाय यहाँ पे बन चुकी थी एग्रीकल्चर। आपको अगर इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एरिया होता है हमारा प्रोडक्शन एरिया, और प्रोडक्शन एरिया में एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का बेस यहाँ पे बनने लगा था, काफी अच्छी तकनीक से फार्मिंग ये लोग करने लगे थे। तो काफी बड़ा ये एडवांटेज होने लगा था पोस्ट वैदिक पीरियड में। और ये सब बातें कहाँ पे लिखी हुई है? ये सब बातें लिखी हुई है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसमें सारी की सारी बातें लिखी गई है। देखो इसमें क्या था कि जो क्रॉप्स थी ना, क्रॉप्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। भी क्या होता है, हम लोग मेनली वीट कंज्यूम करते हैं, लेकिन इस समय क्या था, राइस कंज्यूम किया जाएगा। मैंने यहाँ पैडी लिख दिया, इसको आप पैडी है, ये पैडी कर लीजिएगा इसको। तो पैडी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी। जो लोग धान की खेती करना सीख चुके थे, लेकिन इन लोगों को धान की खेती जिस तरह से आज हम करते हैं वैसे तरह से इन लोगों को रोपण विधि नहीं आती थी इन लोगों को, कि भाई धान के पहले आप रोपे लगाओ, फिर रोपे को उचका के एक जगह पे आप पूरी तरह से जमीन बनाओ, उसके बाद आप धान लगाओ। इस तरह से लोग धान नहीं लगाते थे, लोग डायरेक्ट ही लगा दिया करते थे। तो प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, वीट के प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे पैडी के प्रोडक्शन ने, है ना। तो अब चावल ये लोग सबसे ज्यादा खाने लगे थे, इंपॉर्टेंस रूप से चावल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। और आपको ये दिखता भी होगा उत्तर भारत में आज, और दक्षिण भारत के भी बहुत सारे इलाकों में आपको ये दिखता भी होगा। हम लोग बहुत ज्यादा चावल कंज्यूम करते हैं डेली खाने में, सुबह या शाम को एक टाइम हमारा चावल होता ही होता है। तो वो चावल का कल्चर उस समय से स्टार्ट हुआ था, आज से लगभग 2000 साल पहले। तो वो चावल खाने का कल्चर आज तक के हम एज इट इज कंटिन्यू कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इस समय तक क्या था, एग्रीकल्चर में आयरन का यूज जो था ना वो था लिमिटेड। जैसे मैंने आपको बात करी, काफी लिमिटेड ये लोग यूज किया करते थे। ज्यादातर वेपन्स बनाने में आयरन का यूज ये लोग किया करते थे, श्याम अयस्क जिसको आप कहते हो। और प्लांटिंग मेथड इन लोग को नहीं पता थी, है ना, पैडी उगाने की प्लांटिंग मेथड जैसा जिसका प्रयोग आज हम करते हैं। और जो क्राफ्टिंग वाला जो सेक्टर था ये काफी ज्यादा उस समय डेवलप हो गया था। इसको आप शिल्प कुशलता आप कह सकते हो, एफिशिएंसी इन क्राफ्ट। तो शिल्पी वर्ग जो था इसको काफी ज्यादा इस समय तक रोचकता आने लगी थी, काफी ज्यादा निपुण हो चुका था आयरन को पिघलाने में, इससे अस्त्र बनाने में, कृषि के उपकरण बनाने में, ये काफी ज्यादा सारी कुछ चीजें सीख चुका था। और ब्राह्मण वर्ग ने, शतपथ ब्राह्मण में एक बात लिखी गई है कि कृषि की चारों महत्वपूर्ण क्रियाएं जो होती है, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, ये सारी चीज जो है इस समय के लोगों ने सीख ली थी, और वो एक अच्छी तरह से फार्मिंग ये लोग करने लगे थे। और ये लोग अच्छे खासे बर्तनों का भी प्रयोग किया करते थे, जिससे अनाज को कुछ समय के लिए लोग स्टोर कर सकते थे। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, एक थी सभा
और दूसरा था समिति। अब सभा और समिति का इंपॉर्टेंस मैं आपको यहाँ पे इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर किसी गांव में झगड़ा उगड़ा हो गया, कोई मुद्दा आपको सुलझाना है, तो सभा वहाँ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प किया करती थी कि भाई एक सभा पे बैठा लो और इस मुद्दे पे चर्चा करो। समिति और बड़े स्तर पे थी। तो सभा और समिति ऋग्वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसी भी मुद्दे पे आपको, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस के लिए आप इसका ज्यूडिशरी सिस्टम इनको कह सकते हो। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में ना सभा और समिति लगभग खत्म सी हो गई। अब पूरी तरह से कहना भी ठीक नहीं होगा कि खत्म सी हो गई, इसका स्वरूप बदल गया, क्योंकि यहाँ पे राजा प्रभाव में आने लगा था। समिति का अध्यक्ष जो था वो राजा बनने लगा था। अब एक उसकी पत्नी जो है भी उसके साथ बैठने लगी थी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था, बेसिकली महिलाओं को वंचित रखा गया था इन दोनों जगह से बैठने से, है ना। लेकिन राज परिवार के लोग फिर भी यहाँ पे सम्मिलित हो जाते थे। कई जगह हमको देखने पढ़ने को मिलता है कि राज परिवार जो है वहाँ पे सम्मिलित हो जा रहा है, स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हो जा रहे हैं राज परिवार से। लेकिन जो बेसिकली प्रजा वाला जो सेक्टर होता है, वहां से किसी महिला को इन दोनों में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। अब इसके बाद आपको बेसिकली समझना क्या है, इसको बाद आपको समझना है सत्ता, गवर्नमेंट जिसको आप कहते हो, उसको आपको बेसिकली समझना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, छोटे छोटे लोग जो थे, छोटे छोटे लोग मतलब यहाँ पे छोटे छोटे परिवार मिलके एक ग्राम बना रहे थे, और बहुत सारे ग्राम मिलके पूरा जनपद बन रहा था। जब जनपद मेनली एस्टेब्लिश हो जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता था कि बहुत सारे ट्राइब्स जो थे यहाँ पे आके जुड़ने लगे। जो गैंगेटिक प्लेट है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स आके बसने लगे, और प्रारंभ में इस स्थान को नाम दिया गया था पांचाल। ठीक है, पांचाल आज का उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। वैसे उत्तर प्रदेश का एरिया तो काफी श्रिंक हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। तो पांचाल नाम से ये लोग कबीले बसे, फिर पांचाल बाद में उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट हो गया। और एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे और बहुत ज्यादा किया जाने लगा, वो शब्द था राष्ट्र। राष्ट्र का प्रयोग यहाँ पे अब बेसिकली ऐसा नहीं किया जाता था जैसे आज हम करते हैं नेशन को डिकोड करने के लिए। उस समय राष्ट्र जो वर्ड था ना, इसका प्रयोग किया जाता था किसी भी एरिया को डिफाइन करने के लिए, है ना। और ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राज्य क्षेत्र, ये सब क्षेत्र माफ कीजिएगा, अर्ध प्रदेश और जो राज्य क्षेत्र है, इस तरह के एरिया को डिकोड करने के लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। अब राजा की भूमिका भी आप यहाँ समझिए। राजा जो उस समय हुआ करता था, राजा भूमि का स्वामी होने लगा था। राजा का पहले स्टार्टिंग में तो पद ऐसा होता था कि भाई राजा का इलेक्शन हुआ करता था। अब राजा का जब आप इलेक्शन करा रहे हो तो इलेक्शन किससे कराओगे, तो जो विश करके मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था, तो विश इसका इलेक्शन किया करते थे और इलेक्शन होता था। और राजा किसी भी टैक्स नहीं अप्लाई कर सकता था। टैक्स उसको मिलता था बलि नाम की एक प्रथा से। बलि को आप टैक्स कह सकते हो, उस समय का टैक्स का नाम उसमें बलि था, और इंग्लिश में इसको आप करोगे तो गिफ्ट करके कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप। तो बलि प्रथा के माध्यम से उस समय टैक्स लगाया जाता था। जो कोई व्यक्ति की अगर इच्छा है तो वो देगा, जिसके पास नहीं है पैसा तो वो नहीं देगा। इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम उस समय हुआ करता था। लेकिन बाद में ये टैक्सेशन सिस्टम पूरी तरह से चेंज होने वाला है, राजा का पद भी चेंज होने वाला है। अब थोड़े समय बाद क्या होने वाला है, ये राजा भूमि का स्वामी हो जाएगा और राजा का बेटा ही अगला राजा होगा। इस तरह का हमको कल्चर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। और जो टैक्सेशन सिस्टम होगा ये केवल केवल लगेगा वैश्यों पे, है ना। वैश्य वर्ग जो रहेगा ओनली टैक्स पेयर होने वाला है उस समय का, और सारा प्रोडक्शन का काम भी यही करता है, जैसे कि हमने बात करी थी। और इस समय बहुत सारे नए नए पदों का भी जो है यहाँ पे विकास होता है। जैसे आप जो संग्रहिता कलेक्टर जो पद देखते हो, वो इस समय उद्गम हुआ था, इस समय बना था कलेक्टर वाला पद। कलेक्टर का मतलब बेसिकली उसमें ये होता था कि जो टैक्सेस का सारा जो पैसा आ रहा है वो कलेक्ट करे, लोगों से जाके बातचीत करे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझे और कैसे भी करके टैक्स लेके आए। उसमें बेसिकली उसका इतना मतलब होता था। मोनाक्री आपको इसमें काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई मोनाक्री, ये राजतंत्र, ये वर्ड आप काफी अच्छे से देखो। तो राजतंत्र की जो स्टार्टिंग थी ना पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो, सबसे पहले वो इंडिया में देखने को मिलती है हमको, और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है काफी अच्छे तरीके से, वेल्ड सिविलाइज्ड तरीके से। आपको अगर मोनाक्री कहीं समझना है तो वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है पोस्ट वैदिक पीरियड का, सबसे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। सो रिलीजियस लाइफ और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखेंगे हम अगली की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको आप शेयर कर दीजिए। मिलते फिर आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।